कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अर्जुन कहता है, हाँ छोटी मालकिन, अब ठीक है, आप खाना खा लीजिए, हम जाते हैं। अर्जुन बाहर चला जाता है। सोना को अर्जुन से मिलकर अच्छा लगा। आज बहुत दिनों के बाद सोना इतना बोली थी। वो खुद सोचने लगी कि आज मैं कितने दिनों के बाद इतना बोली हूँ। सोना के चेहरे पर आज खुशी थी। इधर अर्जुन को सोना के कमरे से बाहर निकलते विनीता देख लेती है। वो अर्जुन को अपने कमरे में बुलवाती है। अर्जुन सोचता है, लगता है आज हमेशा के लिए छुट्टी कर देगी बड़ी मालकिन। कोई तो बहाना बनाना ही पड़ेगा। अर्जुन विनीता के कमरे में जाता है और कहता है, जी मालकिन, आपने हमें बुलाया? विनीता, हाँ, हमने बुलाया है तुम्हें। तुम सोना के कमरे में क्या करने गए थे? अर्जुन, जी वो हम आप ही को ढूंढ रहे थे। विनीता अर्जुन की बात पर अपनी साड़ी संभालते हुए कहती है, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अर्जुन, वो आपसे पूछने के लिए कि कब अब कौन सा काम करना है और कैसे करना है। विनीता, तुम्हें तो सुबह ही सब काम मेरे दूसरे नौकर मोहन ने बता दिया था, तो अब हमसे क्यों पूछना है? अर्जुन, जी बताया तो था, लेकिन साथ में ये भी बताया था कि अगर कोई गलती हो गई तो मालकिन बहुत नाराज़ हो जाएंगी, इसीलिए सोचा आपसे एक बार पूछ लूँ कि कौन सा काम कैसे करना है। विनीता अर्जुन के सामने खुद को एक बहुत अच्छी औरत साबित करना चाहती थी, इसीलिए वो अर्जुन से कहती है, अरे नहीं, वो तो मैं उन पर नाराज़ होती हूँ जो सालों से काम कर रहे हैं और फिर भी काम चोरी करते हैं। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन, जी मालकिन, मैं क्या आपका नौकर नहीं? जैसे सारे नौकर आपसे डरते हैं, वैसे मैं भी तो आपका नौकर ही हूँ, तो मुझे भी डरना ही होगा आपसे। विनीता, हाँ नहीं, हाँ वो क्या है कि तुम अभी नए आए हो हवेली में, तो तुम्हें गलतियाँ माफ़ हैं, बस इसीलिए। असल बात ये थी कि विनीता के दिल को अर्जुन भा गया था। अर्जुन को पहली नज़र में देखकर ही विनीता का दिल उस पर आ गया था। जबकि अर्जुन विनीता से उम्र में काफ़ी छोटा होता है। पहले दिन से ही उसे हर वक्त अपने आसपास देखना चाहती थी, लेकिन अर्जुन को अभी विनीता के दिल की बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उसे इस बात का आश्चर्य जरूर होता है कि विनीता मालकिन उस पर इतना मेहरबान क्यों है। वो सोचता है, कुछ भी हो, हमें क्या, हमें तो अपना काम निकालने से मतलब है। ये क्यों इतनी अच्छी बन रही है, ये तो यही जाने, लेकिन मैं आज इनके क्रोध से तो बच गया। अर्जुन कहता है, अच्छा मालकिन, मैं जा रहा हूँ। विनीता, जाओ। अर्जुन वहाँ से बाहर आ जाता है। वो बहुत खुश होता है। वहाँ के बाकी नौकर अर्जुन को खुश देखते हैं तो कहते हैं, क्या हुआ? हम तो समझे थे कि तुम उदास चेहरा लेकर बाहर आओगे, पर तुम तो मुस्कुराते हुए आ रहे हो। अर्जुन कहता है, जब गया था तो मैं भी यही सोचकर गया था कि आज पहले दिन ही अच्छी तरह से डांट खा जाऊंगा या बाहर निकाल दिया जाऊंगा, पर अंदर जाकर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मालकिन ने मुझसे बहुत अच्छी तरह की बात की। अर्जुन की बात सुन सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह अगले दिन अर्जुन आता है और विनीता का सारा ध्यान अर्जुन पर होता है। विक्रम सिंह के जाने के बाद विनीता किसी न किसी बहाने अर्जुन से अपने पास बुलाती है और खुद बहुत अच्छे तरह तैयार होकर अर्जुन के सामने आती है। उसे अपनी अदाओं से मोहित करने की कोशिश करती है। पहले दिन तो अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन आज अर्जुन को सब समझ आ रहा था कि उसकी नई मालकिन उस पर डोरे डालने का प्रयास कर रही हैं और ये सारी मेहरबानियाँ इसीलिए हो रही हैं। अर्जुन सोचता है, अच्छा है, कम से कम इनके गुस्से तो बच सकूँगा। मैं तो मालकिन देखते ही समझ गया था कि ये अच्छे विचारों वाली नहीं है, पर मुझ पर अपना चक्कर चलाने की कोशिश करेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। शायद ऐसे ही अपनी अदाओं को दिखाकर मालिक विक्रम सिंह को भी अपने जाल में फंसाकर पैसों के लिए शादी की होगी। बहुत ही चालाक और मतलबी औरत है। चलो, इनकी मेहरबानी का फ़ायदा उठाकर छोटी मालकिन को देखूं जाकर खाना खाया है कि नहीं। अर्जुन सोनाक्षी के कमरे में जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। सोनाक्षी अपने कमरे में बैठी अपनी माँ की तस्वीर देख रही थी। अर्जुन कहता है, राम राम छोटी मालकिन। सोनाक्षी अर्जुन को देखती है और कहती है, राम राम। वो क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैं भूल गई। अर्जुन कहता है, मेरा नाम अर्जुन है छोटी मालकिन।
सोना, हाँ अर्जुन। राम राम अर्जुन। सोनाक्षी अर्जुन के राम राम करने पर जवाब में राम राम करती है, पर उसका नाम भूल जाती है। वो उसका फिर से नाम पूछती है। अर्जुन अपना नाम सोनाक्षी को बताता है। सोनाक्षी फिर से बोलती है राम राम अर्जुन। अर्जुन सोना से कहता है छोटी मालकिन आपने खाना खाया? सोना कहती है नहीं। अर्जुन, छोटी मालकिन आपने फिर खाना नहीं खाया? मैंने आपसे कहा था ना कि बाबूजी ने मुझे आपके खाने पीने का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी है, और मैंने कल ही आपसे कहा था कि आप खाना खा लिया कीजिए, मेरी माँ कहती है। तभी सोना बीच में बोलती है खाना समय पर खाना चाहिए। अर्जुन, हाँ यही तो है। सोना, पर अभी खाने का समय नहीं हुआ, अभी तो सुबह है, तुम ही भूल गए। अर्जुन, अरे हाँ छोटी मालकिन, ये तो हम ही भूल गए, अभी तो सुबह है। लेकिन छोटी मालकिन आप ऐसे ही खुश रहा कीजिए, एक दुख के लिए सारी ज़िंदगी गम में मत काटिए। सोना कहती है पर मेरी ये खुशी इसी कमरे तक ही है, अगर बाहर मुझे नई माँ ने इतना खुश देख लिया तो उनको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा, इसीलिए मुझे खुश रहने के लिए मत कहो। अगर आदत बन गई तो खुद को खुश रहने से नहीं रोक सकूंगी, तो इसलिए उदासी में ही जीने दो। बाबूजी भी अपने काम और नई माँ में इतने खोए हुए हैं कि उन्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है। जो नई माँ उन्हें बताती है वो वही सच मानते हैं। अब तो जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती है। यूँ कैदियों की तरह ज़िंदगी बिताने से अच्छा है कि मर ही जाऊँ। अर्जुन, अब से आप खुश रहना शुरू कर दीजिए और बड़ी मालकिन की चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए। उनको कैसे संभालना है ये मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया है। बस आप खुश रहिए, और रहा बाहर निकलने का सवाल तो बाहर भी निकलेंगी, आप बस मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा छोटी मालकिन, अब मैं जाता हूँ, वरना बड़ी मालकिन मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगी। वैसे भी वो मुझ पर ही अपना सारा ध्यान रखती हैं, वो मुझ पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही हैं। सोना, क्या कहा तुमने? अर्जुन, वो कुछ नहीं मालकिन, आप नहीं समझेंगी, वो मैं किसी और काम के बारे में खुद से बात कर रहा था। अर्जुन सोना के कमरे से बाहर आता है, लेकिन आज वो सतर्क होकर जाता है कि बड़ी मालकिन कहीं देख तो नहीं रही, और जल्दी से जाकर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। और 2 ही मिनट होते ही कि बिनीता अर्जुन के पास आती है और उससे कहती है कहाँ थे तुम? अर्जुन, कहीं नहीं मालकिन, बस यहीं था, शायद आप देख नहीं सकी होंगी। बिनीता, अच्छा ठीक है, तुम जरा मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। अर्जुन, जी मालकिन, क्या काम है? बिनीता, तुम चलो तो मेरे साथ। अर्जुन बिनीता के साथ जाता है। बिनीता अपने कमरे में जाने लगती है तो अर्जुन वहीं कमरे के बाहर रुक जाता है और सोचता है कि मालिक भी नहीं है और ये काम भी नहीं बता रही है, कहीं इनके इरादे गलत तो नहीं। वो वहीं रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता। बिनीता पीछे मुड़कर देखती है तो अर्जुन को कमरे के बाहर खड़ा देखती है। वो अर्जुन से कहती है, क्या हुआ अर्जुन, बाहर क्यों रुक गए, अंदर आओ। अर्जुन संकोच करते हुए अंदर आता है और बिनीता से पूछता है, जी मालकिन क्या काम है बताइए। बिनीता अर्जुन को अपने सामने रखने के लिए अपने कमरे के काम करने को कहती हैं। कभी कोई तस्वीर कहीं से लगाने को कहीं कहती हैं, तो कभी कोई कहीं लगाने को कहती हैं, कभी पर्दे बदलने को कहती हैं। इसी तरह अर्जुन को किसी ना किसी काम के बहाने अपने कमरे में रोके रखती हैं और बहाने से बार बार अर्जुन के नज़दीक जाने की कोशिश करती हैं। अर्जुन सोचता है कहाँ फंस गया आके, बाहर जाने का मौका ही नहीं दे रही है यह औरत। अर्जुन भगवान को याद करके मन ही मन प्रार्थना करता है कि किसी तरह कमरे से बाहर जाने का मौका मिले। तभी एक नौकरानी कमरे में आती है और कहती है, मालकिन खाना तैयार है, आप खाना खाइए चलकर। नौकरानी के आने से अर्जुन राहत की सांस लेता है और भगवान को मन ही मन धन्यवाद करता है कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। तभी विनीता अर्जुन से कहती है, जाओ तुम भी खाना खा लो जाकर। और अर्जुन जल्दी से वहाँ बाहर चला जाता है और सोचता है, ये तो पीछे ही पड़ गई है मेरे। छोटी मालकिन की जिम्मेदारी ना दी होती बाबूजी ने तो मैं यहाँ एक पल भी ना रुकता, क्योंकि छोटी मालकिन तो बेचारी इस औरत की जाति बर्दाश्त करते करते मर ही जाएगी। इसलिए इस औरत की सच्चाई जब तक बड़े मालिक को पता नहीं चल जाती तब तक मुझे यहाँ इस औरत को और इसकी हरकतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी तरह 4 दिन निकल जाते हैं। अर्जुन मौका मिलते ही सोनाक्षी को भी हौसला देता है और खुश रखता है और बिनीता की हवस भरी नज़रों को भी बर्दाश्त करता है। अब तो बिनीता का ये हाल हो गया था कि वो अर्जुन को रात में
घर जाने के लिए भी मना करती है और कहती है कि तुम्हारे लिए यही सारी व्यवस्था कर दी जाएगी, तुम यहीं रहो। लेकिन अर्जुन अपने बाबूजी की बीमारी का बहाना बनाकर रुकने से मना कर देता है। सोनाक्षी भी अब अर्जुन के समझाने और उसके साथ बात करने की वजह से खुश रहने लगी थी। एक दिन विक्रम सिंह को शादी में जाना होता है। विक्रम सिंह विनीता के साथ रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं। विनीता अर्जुन की वजह से जाना नहीं चाहती, लेकिन विक्रम सिंह को मना भी नहीं कर सकती थी। वो जाते समय अर्जुन से कहती है, अर्जुन हम एक दिन के लिए शादी में जा रहे हैं, मैं एक दिन के लिए हवेली की सारी जिम्मेदारी तुम्हें दे रही हूँ और रात में भी तुम यहीं रुकना और ध्यान रहे सोना हवेली से बाहर कदम भी ना रखने पाए। समझ गए जो कहा है? ठीक वैसे ही अपनी जिम्मेदारी निभाना। मैं तुम पर बहुत विश्वास करती हूँ, इसलिए तुम्हें सोना की भी जिम्मेदारी भी दे रही हूँ। अर्जुन, जी बड़ी मालकिन, मैं अपनी जिम्मेदारी ध्यान से निभाऊंगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। फिर विक्रम सिंह और विनीता दोनों शादी में चले जाते हैं। अर्जुन जल्दी से सोनाक्षी के पास जाता है और बहुत उत्साह से तेज़ आवाज़ में बोलता है, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, चलिए बाहर चलिए। अर्जुन को इतनी तेज़ आवाज़ निकालते और इतना खुश होते देख सोना कहती है, चुप, धीरे बोलो, तुम्हें सब मालूम है, फिर भी तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? आज तो तुम अपने साथ साथ मेरी भी सज़ा करवाओगे। अर्जुन खुश होते हुए, जब सज़ा देने वाला ही यहाँ ना हो तो? सोना, क्या मतलब? अर्जुन, हाँ छोटी मालकिन, मालिक और बड़ी मालकिन दोनों एक दिन के लिए हवेली से बाहर गए हैं। अब आप बाहर निकल सकती हैं और जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। सोना खुश होते हुए, सच? फिर कुछ सोचकर उदास हो जाती है और कहती है, हम अगर बाहर गए और बाद में नई माँ को पता चला तो बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। अर्जुन, आप इसकी चिंता मत करिए, आप बस ये बताइए आप कहाँ घूमने चलेंगी? सोना, अच्छा, तुम जहाँ भी ले चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन सोना को हरे भरे मैदान दिखाता है, हवेली से कुछ दूर बाहर ले जाता है, मंदिर ले जाता है, बाजार ले जाता है। वो इस एक दिन में सोना को वो सारी जगह घुमाता है जहाँ उसे खुशी मिलती है। फिर अर्जुन हवेली वापस आते हुए हवेली से कुछ दूरी पर एक नदी बहती है, वो उसे वहाँ ले जाता है जो एक जगह ऊंचाई से नीचे गिरती है। वो नदी का दृश्य देखने में बहुत अच्छा लगता है। सोना वो दृश्य देखकर बहुत खुश होती है और कुछ देर वहीं रुकने को कहती है। फिर दोनों वहीं बैठकर बातें करते हैं। सोना अर्जुन से कहती है, अर्जुन जानते हो मैं आज पहली बार इतना घूमी हूँ। सोना, अर्जुन एक बात पूछूं? अर्जुन, हाँ छोटी मालकिन। सोना गंभीर होते हुए अर्जुन से कहती है, ऐसा क्यों होता है जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होने लगती हैं तो उनकी आज़ादी छीन ली जाती है, जैसे कि उनकी कोई ख्वाहिश ही नहीं होती है, उनके कोई अरमान ही नहीं होते हैं, उनको इतना अकेला क्यों कर दिया जाता है? सोना अपने दिल का दर्द अर्जुन से कहते कहते भावुक हो जाती है और कब वो अर्जुन के कंधे पर अपना सर रख देती है उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन अर्जुन सोना को अपने इतने करीब महसूस कर हिचकिचाने लगता है। आखिर था तो वो नौकर का ही बेटा, वो अपनी मर्यादा अच्छी तरह जानता था। अर्जुन सोना से कहता है, मालकिन रोइए मत। अर्जुन की आवाज़ सुनकर सोना को एहसास होता है कि उसने अपना सर अर्जुन के कंधे पर रखा है। वो झिझकते हुए अर्जुन के कंधे से अपना सर हटाती है। कुछ देर दोनों कुछ नहीं बोलते। फिर सोना कहती है, अर्जुन कल से मेरी ज़िंदगी फिर उसी कमरे में सिमट कर रह जाएगी, तुम मेरी एक बात मानोगे? अर्जुन, जी छोटी मालकिन आप बोलिए, मैं हर बात आपकी मानूंगा। सोना, मैं जो कहने जा रही हूँ वो कोई छोटी बात नहीं है। अर्जुन, आप कहिए तो छोटी मालकिन, मैं आपकी बात हर कीमत पर पूरी करूँगा। सोना, पीछे तो नहीं हटोगे? अर्जुन, मालकिन ये मेरा वादा है, मैं पीछे नहीं हटूँगा। सोना, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। अर्जुन, ये क्या कह रही हैं आप मालकिन? सोना, तुम मुझे जैसे रखोगे मैं रह लूँगी, बस मुझे अब इस हवेली में नहीं जाना है। तुमने ही मुझे एक उम्मीद दिखाई है, तुम ना आते तो शायद मैं कभी ये सोच भी नहीं पाती। मुझे ले चलो यहाँ से। अर्जुन, नहीं छोटी मालकिन, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सोना, देखो अभी तुमने वादा किया था और अब पीछे हट रहे हो। अर्जुन, तब मैं ये नहीं जानता था कि आप मुझसे ये सब कहेंगी। सोना, जब मैं कह रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? अर्जुन, सब तो गलत है, मैं एक नौकर होकर आपको भगाकर। नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। सोना, तो मैं भी आज हवेली नहीं जाऊंगी। यूं घुट घुट कर मरने से अच्छा है मैं आज इसी नदी में कूद कर अपनी जान दे दूं।
और सोना नदी के अंदर जाने लगती है। सोना को नदी में जाते देख अर्जुन सोना को पकड़कर बाहर लाने की कोशिश करता है। वो कहती है, मैं उस नर्क में वापस नहीं जाऊंगी। अर्जुन, नहीं छोटी मालकिन, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप पानी से बाहर चलिए। सोना, नहीं आऊँगी। अर्जुन, आप क्यों मुझे मजबूर कर रही हैं? मैं आपका नौकर हूँ, आप समझती क्यों नहीं? सोना अर्जुन के गले से लग जाती है और उसको दोनों हाथों से पकड़कर कहती है, अब बोलो, मुझे यहाँ से ले चलोगे? सोना के गले लगने की वजह से अर्जुन के मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाती है, वो स्थिर रह जाता है। सोना कहती है, पहले सपने देखने के लिए हौसला दिया और आज सपने को पूरा करने के लिए कह रही हूँ तो मेरा साथ नहीं दे रहे। मैं तुमको चाहने लगी हूँ और अब या तो तुम्हारा साथ या तो मौत, बताओ क्या दोगे? अर्जुन सोना को खुद से अलग करते हुए कहता है, मालकिन मुझे कुछ। सोना बीच में रोकते हुए कहती है, मालकिन नहीं, सोना बोलो। अर्जुन सोच में पड़ जाता है कि कैसे नाम से बुलाएं। तभी सोना फिर पानी के अंदर जाने लगती है तो अर्जुन सोना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, सोना चलो, कहाँ चलोगी? सोना अर्जुन के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो अर्जुन से कहती है, जहाँ तुम ले चलो। अर्जुन, अभी हवेली चलते हैं। सोना, हवेली नहीं, और जहाँ कहो चलूँगी। अर्जुन, चाहती हो तो भरोसा रखो। सोना, अब तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जिस पर भरोसा करो। वैसे तुमने नहीं बताया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। अर्जुन, कोई बदकिस्मती होगा जो तुमसे प्यार नहीं करेगा। तुम्हारे जैसी परी को तो जन्मों तक प्यार करूँगा। सोना, तो वादा करो जन्मों तक साथ दोगे? अर्जुन, वादा करता हूँ जन्मों तक साथ दूंगा। और फिर अर्जुन सोना को हवेली चलने के लिए कहता है। सोना जाना नहीं चाहती तो अर्जुन कहता है, प्यार करती हो तो भरोसा करो, अब तुम मेरी ज़िंदगी हो और अपनी ज़िंदगी को मैं जान देकर भी उस औरत से बचाऊंगा। अर्जुन की बात पर सोना अर्जुन के मुंह पर हाथ रखती है और कहती है, आप कभी जान देने की बात मत करना। फिर दोनों हवेली आते हैं और सोना आज पूरी हवेली में अर्जुन के साथ झूम झूम कर घूम रही थी। रात होती है। विनीता के कहने की वजह से अर्जुन आज घर नहीं जाता है और हवेली में ही रुक जाता है। सोना को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी, बार बार अर्जुन को बाहर आकर देखती है और फिर अपने कमरे में जाती है। कुछ देर कमरे में बैठने के बाद सोना अचानक उठती है और अर्जुन के पास जाती है और उसे उठाती है। अर्जुन उठता है तो देखता है काफ़ी रात हो चुकी है और सोना अभी तक जाग रही है। अर्जुन सोना से कहता है, क्या बात है सोना, अभी तक क्यों जाग रही हो? सोना कहती है, नींद नहीं आ रही है, क्या तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चल कर सो सकोगे? अर्जुन, नहीं सोना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। सोना, क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी बाहों में सोना है, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अर्जुन उठकर सोना के चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर कहता है, तुम बड़ी जिद्दी हो। फिर दोनों कमरे में जाते हैं। सोना अर्जुन की बाहों में सिमट कर बैठती है और उसके सीने पर सर रखकर बातें करती है और बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह विनीता आ जाती है और वो अर्जुन को ढूंढने लगती है। वो हर जगह अर्जुन को ढूंढती है पर अर्जुन नहीं मिलता है। फिर सोना का ही कमरा बचता है जहाँ उसने अर्जुन को नहीं ढूंढा होता है। वो सोना के कमरे की तरफ जाती है और कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। बाहर खटखट की आवाज़ सुनकर अर्जुन और सोना जाग जाते हैं और सोचते हैं सुबह सुबह कौन आ गया। तभी बाहर से विनीता सोना सोना कहकर आवाज़ देती है। सोना अर्जुन से कहती है, अब क्या होगा? अर्जुन, ये सुबह सुबह कहाँ से आ गई? ये औरत मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। सोना, अब क्या करेंगे? अर्जुन, करेंगे क्या? दरवाज़ा खोलेंगे और सामना करेंगे और इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। सोना, अगर बाबूजी साथ हुए तो? अर्जुन, तो भी सामना करेंगे। अर्जुन दरवाज़ा खोलता है। विनीता अर्जुन और सोना को एक साथ अंदर देखती है तो जल कर राख हो जाती है। जिसके लिए वो सुबह सुबह इतनी जल्दी आई थी वो सोना के साथ। विनीता अर्जुन से कहती है, तुम यहाँ, वो भी रात में सोना के साथ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वो अर्जुन का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ना ले जाकर दूसरे कमरे में ले जाती है क्योंकि उसके कमरे में विक्रम सिंह आकर आराम करने लगते हैं। विनीता अर्जुन को दूसरे कमरे में ले जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और अर्जुन के बिल्कुल पास आकर कहती है, उस सोना के साथ तुम क्या कर रहे थे? मैं जो इतने दिन से तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, तुम्हें मेरा प्यार नज़र नहीं आता? और एक दिन में उस सोना के साथ ऐसा क्या चक्कर चला दिया उसने जो रात उसके साथ बिता डाली? अर्जुन, नहीं बड़ी मालकिन, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो अकेली थी तो शायद
डर लग रहा था उन्हें, तो मैं उनके कमरे में जाकर बैठ गया था जिससे वो सो सके। विनीता, अच्छा तुम सच कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात को सच मान लूँगी? मैं उस सोना को तो कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, उसे तो मैं मार डालूँगी। उसने मेरे प्यार पर नजरें डाली। जो चीज़ मेरी होती है उस पर मैं किसी का हक नहीं होने देती। उसको तो मैं बाद में मारूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को सच ना बताऊं तो तुम्हें आज रात मेरे साथ गुजारनी होगी। अर्जुन सोचता है कैसे भी अभी इसके चंगुल से बचूं, फिर सोचूंगा क्या करना है इस औरत का। अर्जुन, हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर अभी जाने दो मुझे। विनीता अर्जुन के गले में अपने हाथों को डाले हुए होती है और उससे कहती है, मुझे एक चुंबन चाहिए। अर्जुन कहता है, मालकिन अभी नहीं, फिर कभी। वो विनीता को छुड़ाने की कोशिश करता है पर विनीता नहीं छोड़ती। तब तक विक्रम सिंह आ जाते हैं। वो आवाज़ सुनकर समझ जाते हैं कि अंदर विनीता और अर्जुन है और विनीता उन्हें धोखा दे रही है। वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं। पहले तो वो अर्जुन को रस्सी से बांधकर एक खंभे से बांध देते हैं, फिर विनीता का हाथ पकड़कर एक कमरे में ले जाते हैं। विनीता अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश करती है पर विक्रम सिंह विनीता का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसका गला दबाकर मार देते हैं और वहीं कमरे में गड्ढा खोदकर उसे कमरे में ही दफना देते हैं। इधर विक्रम सिंह सब कर रहे थे, तब तक सोना अर्जुन की रस्सी खोल देती है और दोनों भाग जाते हैं। इधर विक्रम सिंह जब विनीता को मारकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि अर्जुन भाग चुका है। वो सोचते हैं कि रस्सी किसने खोली, कोई तो है जिसने रस्सी खोली है और अभी इतनी सुबह सुबह कोई नौकर भी काम पर नहीं आया। तभी उसका ध्यान सोना की तरफ जाता है। वो सोना के कमरे में जाकर देखते हैं तो सोना वहाँ नहीं होती है। वो समझ जाते हैं कि सोना ने ही अर्जुन की रस्सी खोली है और इतनी हिम्मत वो अकेले के दम पर नहीं कर सकती है जरूर अर्जुन के साथ उसका भी। वो अपनी बंदूक निकालते हैं और दोनों को मारने के लिए चल देते हैं। एक नौकर के साथ किसी भी तरह का संबंध उन्हें बर्दाश्त नहीं था। वो दोनों को अपनी जीप लेकर ढूंढते हैं। वो दोनों पैदल भागे हुए होते हैं। दिन भर भागते रहते हैं और अपने आप को दोनों छुपाते रहते हैं और रात में एक पेड़ के नीचे थक के बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं अब रात में विक्रम सिंह नहीं आएंगे। वो बैठे बैठे एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर सो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि विक्रम सिंह रात में भी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और ढूंढते ढूंढते विक्रम सिंह ढूंढ ही लेते हैं उन्हें और सोते हुए ही दोनों को गोली मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोनों की सांसें अभी चल रही होती है। वह दोनों एक दूसरे को बाहों में लेकर अपनी ख़त्म होती ज़िंदगी को देख रहे थे। सोना, अर्जुन वादा करो हम जन्मों तक साथ रहेंगे। इस जन्म में नहीं मिल सके तो क्या हुआ, अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे, वादा करो। अर्जुन, वादा है सोना, ये मेरा वादा है, हम अगले जन्म जन्म तक साथ रहेंगे। और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और आखिरी सांस लेते हैं। इधर हवेली बिल्कुल सूनी हो चुकी थी। विक्रम सिंह अपनी किस्मत पर रो रहे थे कि एक झटके में क्या से क्या करना पड़ा। बदनामी के कारण ये सब कर डाला, लेकिन अब जिए तो किसके लिए। एक दिन निकलता है और दूसरी रात को जब विक्रम सिंह सो रहे थे तो उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उठकर अपने कमरे से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि आवाज़ उसी कमरे से आ रही है जिस कमरे में विक्रम सिंह ने विनीता को मार कर दफन किया था। वो सोचते हैं कि मैं तो उसे मार डाला था और गड्ढे में दफना दिया था, तो ये विनीता के रोने की आवाज़ कमरे में कैसे आ रही है। वो कमरे की तरफ बढ़ते हैं और कमरा खोलकर अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं कि दरवाज़ा खुद से बंद हो जाता है और रोने की आवाज़ भी बंद हो जाती है। विक्रम सिंह कुछ घबरा जाते हैं कि अचानक दरवाज़ा कैसे बंद हो गया। फिर वो इधर उधर देखते हैं, कहीं कोई नज़र नहीं आता। वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अभी तो विनीता के रोने की आवाज़ आ रही थी और अंदर तो कोई भी नहीं है। वो सोचते हैं शायद मेरा भ्रम होगा। वो वापस जाने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा नहीं खुलता। वो डर जाते हैं। फिर वो खिड़की की तरफ जाते हैं। जैसे ही खिड़की की तरफ जाते हैं, खिड़की की कड़ी खुद ब खुद बंद हो जाती है। विक्रम सिंह अब बहुत डर जाते हैं और कोई है दरवाज़ा खोलो, कोई है दरवाज़ा खोलो की रट लगा लेते हैं, पर हवेली तो सूनी हो चुकी थी, वहाँ कोई नहीं था। विक्रम सिंह दरवाज़ा फिर से खोलने लगता है। तभी अचानक एक रस्सी विक्रम सिंह के पैरों में खुद से बंध जाती है और एक पल में विक्रम सिंह कमरे की छत में लगे पंखे से उल्टा लटक जाते हैं। विक्रम सिंह बहुत डरा हुआ होता है। कौन है? सामने क्यों नहीं आता है? कौन है?
फिर उसी तरह विनीता के रोने की आवाज़ आती है। विक्रम सिंह डरते हुए कहता है, विनीता तुम? विनीता बहुत तेज़ी से हंसती है, हा हा हा, और कहती है, हाँ मैं विक्रम सिंह। बूढ़े, तूने क्या सोचा था कि मैं तेरे लिए यहाँ शादी करके आई थी? गलत सोचा तूने। मैं तो यहाँ सिर्फ तेरे पैसों के लिए शादी करके आई थी, और मुझे पैसों के साथ साथ एक जवान मर्द भी मिला था जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करता, लेकिन तुझसे देखा ना गया और तूने उसे मुझसे मिलने से पहले ही छीन लिया। तेरी बेटी ने भी वही किया, उसने भी उसे अपने प्यार में फंसाकर मुझसे छीन लिया। तेरी बेटी को मैं अपने हाथों से सजा देना चाहती थी, लेकिन तूने मेरा वो अरमान भी छीन लिया और मेरे अर्जुन को भी मार दिया। तू क्या समझता है कि तू बच जाएगा? मैं मेरे अरमान पूरे जरूर करूँगी। मैं अपने अर्जुन का इंतज़ार करूँगी, वो मुझे ज़रूर मिलेगा। लेकिन अब तू बच नहीं सकता। अब तू अपना अंत देख। और फिर वो रस्सी विक्रम सिंह के गले में एक फंदे की तरह फंस जाती है और विक्रम सिंह मर जाता है। बाबा त्रिलोकीनाथ मिताली के मॉम डैड से कहते हैं, ये है पिछले जन्म की मिताली की ज़िंदगी की कहानी, लेकिन ये यहीं ख़त्म नहीं होती। विनीता की आत्मा अभी भी अर्जुन से मिलने के लिए तड़प रही है। वो उसका इंतज़ार कर रही है और वो सोना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। इसीलिए वो मिताली से रूहानी रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि मिताली ही उस जन्म में सोना थी। वो यही समझती है कि जब तक मिताली जिंदा रहेगी तब तक इस जन्म में अर्जुन फिर से उसका नहीं हो सकेगा। इसीलिए पहले वो मिताली को मारने की पूरी कोशिश करेगी। राजीव राय, लेकिन बाबा अर्जुन इस जन्म में कौन है और कहाँ है, ये कैसे पता चलेगा? बाबा त्रिलोकीनाथ कहते हैं, बेटा, जो सच्चे प्रेमी होते हैं और जो पिछले जन्म में मिल नहीं पाते, भगवान उसे दूसरे जन्म में ज़रूर मिलाते हैं और प्रकृति उन्हें मिलाने में उनका साथ देती है। प्रकृति ऐसी परिस्थितियाँ बना देती है कि वो खुद ही मिल जाते हैं, बस समय का किसी को पता नहीं होता है। राधिका, बाबा अब हम क्या करें? बाबा कहते हैं, विजयनगर जाना होगा। राजीव राय, विजयनगर? आप तो कह रहे हैं कि वहाँ तो विनीता मिताली को मारने के लिए उसका इंतज़ार कर रही है, तो हम जानकर मौत के मुंह में क्यों ले जाएं मिताली को? बाबा कहते हैं, जाना तो पड़ेगा, बिना वहाँ जाए यह समस्या हल ही नहीं होगी। और अगर आप लोग नहीं ले जाएंगे तो विनीता की आत्मा खुद ही मिताली को रात में बुलाएगी, जैसा कि अब तक होता आया है। कब तक मिताली को आप सब रात में रस्सियों से बांध कर सुलाते रहेंगे? और रहा अर्जुन का पता लगाने सवाल, तो जिस दिन अर्जुन सामने आएगा, प्रकृति में कुछ समय के लिए अचानक परिवर्तन होगा, तभी समझ जाना कि दोनों का सामना हो गया। तभी यशोदा देवी बोलती हैं, बाबा ऐसा तो हो चुका है। यशोदा देवी की बात पर राधिका और राजीव राय भी कहते हैं, हाँ बाबा ऐसा हो चुका है। बाबा कहते हैं, कब हुआ ऐसा? राजीव राय, आज ही, जब हम यहाँ के लिए कार का बंदोबस्त करके आ रहे थे तब। बाबा, उस वक्त मिताली के सामने कौन आया था? राजीव राय याद करते हैं तो उन्हें याद आता है कि देवा उस वक्त सामने आया था। बाबा, तो वही है अर्जुन, हम उसे देखकर पहचान लेंगे। सब आश्चर्य करते हैं कि देवा ही अर्जुन है। राजीव राय कहते हैं, बाबा वो हमारे साथ ही आया है, बाहर है। बाबा कहते हैं, तो उसे अंदर लेकर आओ। राजीव राय जल्दी से देवा को बुलाने जाते हैं। इधर मिताली इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती और देवा के नाम पर तो और ही अंदर जली जा रही होती है और सोचती है, देवा मेरा पिछले जन्म का प्रेमी कभी नहीं हो ही नहीं सकता। राजीव राय देवा को बुला कर लाते हैं। देवा अंदर आकर बाबा से कहता है, बाबा मेरा यहाँ क्या काम? बाबा देवा को देखकर तुरंत जान जाते हैं कि देवा ही पिछले जन्म में अर्जुन था। वे देवा को सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं, तुम ही पिछले जन्म में अर्जुन थे। लेकिन जिस तरह मिताली को विश्वास नहीं होता, उसी तरह देवा को विश्वास नहीं होता कि वे पिछले जन्म में अर्जुन और सोना थे। बाबा कहते हैं, मैंने कहा था ना कि प्रकृति भी दोनों को मिलाने में इनका साथ देगी। राजीव राय कहते हैं, हाँ बाबा आप सही कह रहे हैं, ये भगवान का ही रचा हुआ खेल है। हम आपके यहाँ आने के लिए कार ढूंढ रहे थे और हमें कई कारें मिली, लेकिन कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुआ और फिर हमें भगवान ने देवा तक पहुँचाया। देवा ही हमें यहाँ लाने के लिए तैयार हुआ। अब हमें पूरा विश्वास हो गया कि देवा ही अर्जुन है। राजीव राय देवा से कहते हैं, देवा क्या तुम हमारे साथ विजयनगर चलोगे? देवा, साहब आपने हमें यहाँ तक आने के लिए कहा था, वो मैं आ गया, अब आगे मैं नहीं जा सकता। बाबा कहते हैं, बेटा एक बार विश्वास तो करके देखो,
मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि विजयनगर पहुँचकर तुम महसूस करोगे कि हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। देवा, नहीं, आप मुझे माफ़ कीजिए, मुझे इन झमेलों में नहीं पड़ना, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। राजीव राय बहुत मनाते हैं देवा को, वो नहीं मानता। फिर यशोदा देवी देवा के पास जाती हैं और हाथ जोड़कर विनती करती हैं। देवा एक बुजुर्ग की बात को टाल ना सका और विजयनगर जाने की तैयार हो गया। फिर सभी विजयनगर जाते हैं। विजयनगर से पहले जो नदी पड़ती है, जब सब वहाँ पहुँचते हैं तो बाबा बोलते हैं, देवा कुछ देर यहाँ रुकते हैं। देवा कार रोकता है, सभी उतरने लगते हैं तो बाबा सबको कार से उतरने के लिए मना करते हैं और फिर मिताली को कहते हैं कि वो नदी में जाकर हाथ मुंह धोकर आए। मिताली ना चाहते हुए भी नदी में जाती है। मिताली नदी के अंदर जैसे ही जाती है, देवा मिताली को देखता है। मिताली नदी के अंदर अभी 3-4 कदम ही गई थी कि देवा जल्दी से कार से उतरता है और मिताली की तरफ दौड़ता है। मिताली नदी में अंदर चली जा रही थी। ज़्यादा अंदर जाते देख देवा दौड़ता हुआ मिताली को आवाज़ देता है, सोना रुको, सोना आगे मत जाओ। मिताली भी गहराई से डरे बिना पानी में चली जा रही थी। देवा दौड़कर मिताली को पकड़ लेता है और कहता है, सोना, मैं कह रहा हूँ ना, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा। मिताली भी कहती, सच अर्जुन, तुम मुझे हवेली से दूर ले चलोगे? अर्जुन, हाँ सोना। इधर बाबा त्रिलोकीनाथ सहित मिताली के मॉम डैड और दादी सभी नदी के किनारे आ चुके होते हैं। वे सभी उन दोनों की नज़दीकी और बातें सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पहले सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया, पिछले जन्म के लोगों को मिलते हुए। वे दोनों बाहर आते हैं और बाबा से कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। आज हमें सब याद आ गया है। बाबा, आप सच में एक महान आत्मा हैं। फिर सभी बाबा के साथ विजयनगर विक्रम सिंह की हवेली के पास पहुंचते हैं। जैसे ही दोनों हवेली के नज़दीक पहुंचते हैं तो हवाएं चलने लगती हैं। 25 साल से वीरान पड़ी हवेली में पड़े हुए सूखे पत्ते उड़कर आसमान की तरफ जाने लगते हैं और हवेली से विनीता की हूँ करने की आवाज़ आने लगती है। वे सभी अंदर जाते हैं। विनीता जिस कमरे में बंद थी वहाँ से आवाज़ आती है, आ गई तू, और साथ में मेरे अर्जुन को भी लाई है। अच्छा किया, मेरे दोनों काम एक साथ हो गए। अब मैं तुझे मारकर अपना बदला लूँगी और अर्जुन को पाकर अपनी इतने वर्षों से तड़पती आत्मा को शांत करूँगी। तभी बाबा त्रिलोकीनाथ बोलते हैं, कौन मरेगा और किसकी आत्मा मुक्त होगी ये अभी पता चलेगा तुझे। विनीता की आत्मा कहती है, तू आया है इनकी पैरवी करने, देखती हूँ तू सोना को मुझसे कैसे बचाता है। वो मिताली को अपनी तरफ खींचती है और मिताली एक झटके में उसी कमरे के अंदर चली जाती है जिस कमरे में वो दफन थी। मिताली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, बचाओ डैड, बचाओ देवा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बाबा अपने पास से कुछ ताबीज़ निकालते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। विनीता बाबा को मंत्र पढ़ते देखती है तो वो समझ जाती है कि ये उसकी इच्छा पूर्ति में रुकावट डालेगा। वो बाबा को परेशान करती है, उन्हें नीचे गिरा देती है और घसीटते हुए दीवार से टकरा देती है, पर बाबा मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ते, वो मंत्र पढ़ते रहते हैं। विनीता बाबा को इतना कष्ट देती है कि बाबा उठ नहीं पाते, लेकिन वो मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ते। विनीता बाबा को छोड़ देवा को अपनी शक्ति से कमरे में ले जाती है। वो समझ जाती है कि अगर बाबा के मंत्र खत्म हो गए तो इन ताबीज़ों में वो शक्ति आ जाएगी कि वह ताबीज़ जो भी बांध लेगा फिर विनीता उसको छू भी नहीं सकेगी। इसीलिए वो देवा और मिताली को कमरे में बंद कर लेती है। इधर बाबा के मंत्र पूरे हो चुके होते हैं और ताबीज़ों में शक्ति आ चुकी होती है। बाबा एक एक करके वो ताबीज़ राजीव राय और उनकी माँ और उनकी पत्नी को देते हैं और अपने हाथों में बांधने को कहते हैं, लेकिन मिताली और देवा जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ताबीज़ की, उन्हें वो कमरे में बंद करके रखी थी। बाबा उस कमरे के बाहर जाते हैं, वो मंत्र पढ़ते हुए दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खुलते ही वो देवा और मिताली को पंखे से लटका देती है। बाबा जल्दी से देवा और मिताली के लटकते हुए पैरों में ताबीज़ बांध देते हैं और वहीं नीचे जहाँ वो दफन थी वहाँ अपनी झोली से कुछ राख निकाल कर मंत्र पढ़ते हुए चारों तरफ डालते हैं। विनीता तेज तेज से कहती है, नहीं नहीं, मुझे अर्जुन से मिलने दो, मुझे अर्जुन से अलग मत करो बाबा। सारी राख मंत्र पढ़ते हुए उसकी समाधि पर डाल देते हैं और उसकी आत्मा उस समाधि से निकलकर मुक्त हो जाती है और आसमान में चली जाती है। देवा और मिताली को राजीव राय नीचे उतारते हैं और हवेली से बाहर आते हैं। मिताली देवा के गले से लगकर रोने लगती है और कहती है, अर्जुन
हमने वादा किया था ना कि हम जन्मों तक साथ रहेंगे। हमारा प्यार सच्चा है, इसीलिए भगवान ने हमें फिर से मिलाया है। देवा कहता है, हाँ सोना, लेकिन अभी 5 जन्म बाकी हैं। और सभी तेजी से हंसते हैं। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।